जम्मू कश्मीर को मिला डॉपलर रडार का उपहार। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने किया डॉपलर रडार का लोकार्पण। बिजली की समस्या को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में 60% होती है बिजली चोरी। सरकार बिजली की चोरी रोकने के लिए बना रही रणनीति। ऑनलाइन शिक्षा बनी जी का जंजाल। बच्चे नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा ग्रहण। शिक्षक और अभिभावक हुए व्यवस्था से परेशान। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्रीय भूमि विज्ञान मंत्रालय ने नायाब तोहफा दिया है। रविवार को जम्मू में डॉपलर मौसम रडार और स्वदेशी जीपीएस आधारित पायलट सोंडे को स्थापित किया गया है। इस सिस्टम के स्थापित होने से विभाग को मौसम की पल पल की जानकारी मिलेगी। इस मौके पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आधुनिक उपकरण से किसानों के साथ यात्रा करने वालों के अलावा विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञान को लेकर नजरिए का अनुसरण और लाभ दूसरे मुल्क भी उठा रहे हैं। जम्मू के लोगों को ये लोकार्पित किया जा रहा है अपने किस्म का आधुनिक डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, जिसके माध्यम से हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद मौसम की, तूफान की और अन्य मौसम संबंधित विषयों की जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी। चाहे वो यात्री हैं, चाहे ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे विद्यार्थी हैं। विशेषकर किसान भाइयों के लिए ख़ास तौर से लाभदायक रहेगा। अपनी दिनचर्या को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको किस प्रकार की योजना में ढालना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक जितने भी कार्यक्रम हैं, वैज्ञानिक योजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी है। बजट एलोकेशन भी किया है, व्यक्तिगत रुचि भी ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत एक ऐसी स्थिति में है कि हमारे बहुत सी उपलब्धियों का अनुसरण दूसरे देश कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में मंगलयान द्वारा लाए गए हमारे चित्र अमेरिका का नासा सेंटर उपलब्ध करवा रहा है। इसी प्रकार हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के धरती पर पानी के होने का प्रमाण लाया है। और जहाँ तक हमारा मौसम विभाग है, इनकी डिजास्टर संबंधी सेवाओं का आज उपयोग पड़ोस के देश, भले ही नेपाल है, भले ही भूटान है, भले ही बांग्लादेश है, वो कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा और मीडिया से मेरा निवेदन भी है कि इन विषयों को भी थोड़ा सा प्राथमिकता में लाया जाए। आधुनिक भारत और आधुनिक जम्मू के यही स्मारक हैं। ये जो शानदार पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व बिजली मंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरएसपुरा में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 60% बिजली की चोरी होती है, जिसके कारण जनता को बिजली की समस्या से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली की इस चोरी को रोकने के लिए रणनीति बना रही है और आने वाले समय में लोगों को बिजली की समस्या से राहत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए कई कार्य किए थे। देखिए, हमारे वक्त कम से कम 2000 करोड़ का DDU-JY की स्कीम्स आई थी, केंद्र ने दी थी। 11,000 करोड़ का पैकेज था और इतने खंभे आए, इतना सब कुछ आया, वो यहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो है, जिस प्रकार से सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन बड़ी कोशिश की जरूरत यह भी है। 60% चोरी है, उसके कारण जो है जितनी बिजली की खपत है उससे बहुत कम रेवेन्यू आता है। सरकार कोशिश कर रही है आने वाले वक्त में ये सारी चीजें। कोरोना महामारी से प्रभावित हुई शिक्षा व्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा है। कोरोना महामारी से उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं वो मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव का भी शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षा भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने में कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर शिक्षकों, छात्रों और डॉक्टरों का क्या कहना है, पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में बच्चों को शिक्षा देना शिक्षकों और उनके अभिभावकों के लिए चुनौती बन चुका है। हालांकि शिक्षा संस्थानों के बंद होने के बाद सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा विकल्प के रूप में शुरू की थी।
लेकिन ऑनलाइन शिक्षा अब शिक्षकों और अभिभावकों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। बच्चे मोबाइल फोन पढ़ने के लिए लेते हैं, लेकिन क्लास लगाकर वो गेम खेलना शुरू हो जाते हैं, जिससे ना तो शिक्षक उन्हें पढ़ा पा रहे हैं और ना ही बच्चे खुद पढ़ पा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चे होते ही नहीं है। आज तक 2 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे प्रेजेंट हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। होंगे तो 20, 15, 20 इतने ही होते हैं। और उसके बाद भी बच्चे प्रॉपर अपनी वीडियो ऑन नहीं रखते हैं, कभी वीडियो ऑफ करते हैं, कभी अपनी माइक ऑन करते हैं, पीछे से पेरेंट्स का भी शोर आ रहा होता है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो मतलब ये क्लासों में अभी तक हमने ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कंफर्टेबल, जैसे स्कूल में हम क्लासेस लेते हैं, कि हमने ऑनलाइन क्लासेस इस तरह से ली हो। ऑनलाइन में बच्चे क्लास तो लेते हैं, पर बच्चे ज्वाइन होके ना तो पीछे से गेमें खेलने शुरू कर रहे हैं। क्लास में ऐसे होता है कि बच्चों के पास ब्लैक बोर्ड भी होता है, सारा काम हम उनको बड़े ठीक ढंग से समझाते हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी होता है हम उनको एक एक जो शब्द होता है उनको समझाते हैं। तो ऑनलाइन में तो बच्चे नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन तो एक बात तो समझ में ही नहीं आ रही बच्चों को, वो बस मोबाइल खोलेंगे, बस लग जाते हैं खेलने के लिए। समझ में नहीं आ रही है, जो स्कूल में होती है पढ़ाई वो उसमें थोड़ी ना होगी ऑनलाइन से। फोन लेके उन्होंने बिगड़ गए हैं, वो गेम खेलते हैं उसमें, वो ऑनलाइन नहीं करते, गेम में लगे रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं ढंग से, तो उनकी बस चिक चिक बाजियां सुनते रहो। शिक्षकों के मुताबिक पहले तो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, और अगर बच्चे क्लास अटेंड करें तो वे ठीक से पढ़ नहीं पाते। यही नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि वो कितने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वहीं बच्चों के मुताबिक वो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान टीचर को ठीक तरह से सुन ही नहीं पाते। सर, हर तरह की प्रॉब्लम है। और देखिए ना, जो अच्छे बच्चे हैं, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्मार्टफोन उन्हीं के पास है, ठीक है। हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो इसीलिए हमारे स्कूल का ही हम देखते हैं, 2 सालों से मैं ही देख रही हूँ अपने स्कूल का, कि जहाँ 400-500 स्टूडेंट था, वहां पे अब 150-200 बच्चा प्रेजेंट होता है हर क्लास इसको लगा के। तो हर तरह की दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चे नहीं प्रेजेंट हो रहे और हमें नहीं पता चल पा रहा कि हमारे स्कूल में आज कितना बच्चा है, हम कितने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा है इससे। ऑनलाइन क्लासेस में होता है कि अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती है, टीचर्स को हमारी वॉइस नहीं आती है और हमें भी टीचर्स की वॉइस नहीं आती है, तो हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे हम ऑफलाइन अगर पढ़े स्कूल में तो हम फिजिकली हम पढ़ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। अभिभावकों के साथ साथ अब शिक्षकों को भी बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। शिक्षकों के मुताबिक कई छोटे बच्चे स्कूल बंद होने के कारण पढ़ना और लिखना भूल गए हैं, विशेषकर वो बच्चे जिनके अभिभावक पढ़े लिखे नहीं हैं। का तो छोड़िए, मैं छोटी क्लास भी लेती हूँ, बड़ी भी ले रही हूँ बीच में। तो हर जो छोटे बच्चे हैं वो लिखना भूल गए हैं, उनको वर्ड्स का नहीं पता है। पेरेंट्स की दिक्कत है, बेचारे अनपढ़ पेरेंट्स हैं, वो हाथ पकड़ के उनको काम करवा रहे हैं। हम नोटबुक पे काम डाल के दे रहे हैं, उसके बाद भी हम मतलब सेटिस्फाइड नहीं है कि बच्चे जो काम करके ला रहे हैं वो उस तरह से करके ला रहे हैं जिस तरह से वो स्कूल में करते थे। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे बच्चों की आंखों और दिमाग पर बुरा असर पड़ा है। ये गाइडलाइंस हमारे इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, माने कि हमारे देश के साइकियाट्रिस्ट ने बहुत पहले ही हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि 2 साल से कम के बच्चे को कोई मोबाइल फोन यूजेज नहीं होना चाहिए। बहुत अक्सर मैं ऐसा देखता हूं कि बच्चों को खाना खिलाने के चलते बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं, बच्चों का ध्यान भी रखा जाता है ताकि खाना खा लें। उस समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे बच्चे बार बार इसके आदी हो जाते हैं, उनके ब्रेन के अंदर जो सर्किट्स बनते हैं, न्यूरॉन्स जो ब्रेन के सेल्स आपस में जुड़ते हैं, उसमें काफी त्रुटि पाई जाती है, उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। तो 2 साल से कम के बच्चे को कोई मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं, और 2 साल से 5 साल के बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल टेलीविजन मिला के कभी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने सभी बच्चे जो है वह ऑनलाइन क्लासेस में, अब इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो क्या होता है कि इसके यूज करने से आंखों पे असर पड़ता है, दूसरा आपको पोस्टर प्रॉब्लम्स आती है, और तीसरा जो है इवन बिहेवियरल चेंजेस आ रही है बच्चों में।
तो यहाँ तक आंखों का सवाल है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इससे क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती है। एक चीज ये है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि बच्चा कॉन्स्टेंटली रहा है, इवन क्लास के बाद भी वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो दूसरी क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो थक जाती है, तो जिसे आई स्ट्रेन की तरफ कहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम इन बच्चों को होना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या है, इसलिए तभी बोलते हैं कि इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉलोअप का आपको जरूरी है, एक सिस्टम है जिसको आप बच्चों को फॉलो करना है, ताकि ये चीजें जो हैं वो कम से कम हो सके। ऑनलाइन शिक्षा फिलहाल शिक्षकों और अभिभावकों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। सरकार के शिक्षा के इस विकल्प से बच्चे शिक्षा तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल के दुष्प्रभाव का शिकार बच्चे जरूर हो रहे हैं। जम्मू से गुरुमेज संधू के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू का जीएमसी अस्पताल इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों से मुक्त हो गया है। जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि इस समय जीएमसी अस्पताल और इसके एसोसिएटेड अस्पतालों में कोई भी कोविड मरीज नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी कोविड डेडिकेटेड वार्ड थी, सब इस समय खाली हैं और यहां पर कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने कहा कि इन वार्डों में जो टेक्निकल खमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। आज की डेट में जीएमसी के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोई भी कोविड पेशेंट नहीं दाखिल है। जितनी कोविड डेडिकेटेड वार्ड्स थी सारी खाली हैं, जिसमें हमारा आइसोलेशन वार्ड है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, कार्डियक केयर यूनिट है, न्यूरो सर्जरी वार्ड है। ये डेडिकेटेड आईसीयू फैसिलिटीज़ वाले वार्ड्स थे हमारे। इसके अलावा काफ़ी वार्ड्स हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स वाले थे जो मॉडरेट केसेस के लिए थे। ये सारे आज की डेट में खाली हैं और तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से, जिसको अपग्रेडेशन ऑफ दीज वार्ड्स, इनमें कोई अगर टेक्निकल डेफिसिट हो इस दौरान जो हम रिपेयर भी कर पाए, क्योंकि वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स को लेके कई चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाता है इंजीनियर्स के लिए रिपेयर करना। तो वो सारी तैयारियां की जा रही हैं। सारे वार्ड्स को फिर से फ्यूमिगेट कराने के बाद, डिकंटामिनेशन कराने के बाद, जितने इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स थे जिसमें सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उन्होंने अपने अपने तरीके से इनको अपडेट करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरएसपुरा में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और डीडीसी सदस्य गारू राम भगत सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सम्मेलन की अगुवाई भाजपा के आरएसपुरा जिला के प्रधान हरभजन सिंह ने की। इस अवसर पर सांसद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी नहीं की थी, जिसके कारण सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे जो विकास के जो फंड्स थे 2 साल के लिए पूरे भारत वर्ष के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके फंड्स जो थे वो कोविड में लगाए गए। ऐसे ही कई ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनका पैसा जो है उसे थोड़ी देर के लिए रोक कर पहले देश को बचाने के लिए कोविड महामारी से लड़ने के लिए लगाया गया। लेकिन आप निश्चिंत रहें कि जो आप PMAY की बात कर रहे हैं कि भाई गरीब लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो मकान मिलने थे, थोड़ी देर के लिए वहाँ भी कुछ रुकावट आई थी, लेकिन अब पैसा सैंक्शन हो चुका है। सरपंच पंचों ने अपनी लिस्टें दे दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े ही दिनों में जो आपकी शिकायत है वो पूरी हो जाएगी, मतलब उससे आप लोगों को निजात मिलेगी। गीली मिट्टी को जिस तरह कुम्हार सुंदर घड़े का आकार देता है, ठीक वैसे ही बच्चे को अच्छा इंसान बनाता है शिक्षक। 5 सितंबर यानी आज देश में 59वां शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि आधिकारिक तौर पर 5 सितंबर 1962 को भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी।
ये दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में उसके शिक्षक का अहम रोल होता है। शिक्षक ही उसे सही राह दिखाता है। हालांकि कोविड के कारण पिछले करीब 1.5 साल से शिक्षक और विद्यार्थियों में थोड़ी दूरी जरूर बनी है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब कि अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ टीचर्स हैं वो हमें मतलब कि रेगुलरली जैसे हमारे स्कूल में पीरियड चलते थे वैसे हमारे पीरियड चलाते हैं। जिस टाइम मतलब कि हमारे स्कूल में पीरियड चलते थे तो उस टाइम की तरह पीरियड चला रहे हैं। अभी हमारे मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का मतलब कि कोई भी चीज़ समझ नहीं है, हम अपने टीचर्स को कॉल कर लेते हैं। पर अब मतलब कि इस कोविड के कारण फ़र्क तो पड़ता है, हर एक चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो रिस्पेक्ट में भी फ़र्क आया होगा? सर नहीं, रिस्पेक्ट में सर हमारे जैसे टीचर्स हैं, हम जैसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं हम वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं सर, ऐसे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगाई है तो उसमें हमारा कॉन्टेक्ट टीचर्स का उतना नहीं हो पाया, लेकिन इतना है कि मतलब टीचर्स से थोड़ा बहुत जानी है। टीचर्स से हमारा इतना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर्स ने हमको ऑनलाइन ही अच्छा पढ़ाया। अब जो आपका क्वेश्चन है कि भाई इसमें बदलाव आया, क्या आया, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कारण ये भी हैं, देखिए एथिक्स, मॉरल वैल्यूज जो पहले हमारे थे उनमें बदलाव आया। क्योंकि हम पे थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हुआ। वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव होने से थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। बट जो अच्छे टीचर्स हैं अभी तक वो अपने शिक्षक को सही रास्ता बताते हैं और हर कोई कोशिश करता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्यूशन सेंटर्स हो गए, कुछ और चीजें होती हैं जहां कमर्शलाइजेशन हो जाती है, उसमें वो पॉइंट सरकार का है, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है। अगर सरकार एक जगह एक बैरियर, एक लिमिट, मतलब कहीं पे एक बैरियर लगा दे, इतने ट्यूशन सेंटर्स हो गए, टाइमिंग ये होगी उन ट्यूशन सेंटर्स की और बाकियों पे भी टच रहेगा। पढ़ना तो बच्चे ने टीचर से ही है ना, चाहे वो ट्यूशन सेंटर में पढ़े चाहे वो स्कूल में पढ़े। ये बच्चा फेस टू फेस ही समझेगा। जब वो स्कूल में मिलेगा, 4 लोगों में बैठेगा, चाहे वो अपने साथी ही होंगे, वो साथी भी एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां जैसी एक साइज की नहीं है, तो 5 लोग एक जैसे घर से नहीं आए होंगे, एक समान ही। यूनिफॉर्म जब पहनाते हैं बच्चों को तो उसका मतलब है यूनिफॉर्मिटी, कि एक जैसे दिखें। तो क्लास में टीचर उनको एक समान देखता है। टीचर मैं पिछले 17 सालों से पढ़ा रही हूँ। मैं पहले प्राइवेट जॉब में थी, फिर मैं सरकारी नौकरी में आ गई। आपका जो सवाल है उसमें मैं एक बात पे आपकी बात को काटूंगी, जो मुझे नहीं लगता कि आज के युग में टीचर और स्टूडेंट में उतना गैप नहीं आया। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, आज का पेरेंट, जैसे अगर मैं एक माँ भी हूँ तो मैं अपने बच्चे को ना पहले यही बात सिखाती हूँ कि पहला गुरु जो है वो टीचर है। तो वो चीज आने वाले टाइम में मुझे लगता है और सुधरेगी। और आज बच्चे ज्यादा अवेयर हैं और पेरेंट्स का एक अहम रोल है इसमें कि वो टीचर और स्टूडेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर हम पुराने गुरुकुल के सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करें तो वहां पे एक चीज होती थी सर कि पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता था, बिकॉज बच्चे घर से बाहर चल के शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज जो सिनेरियो है, आज बच्चा रोज जा रहा है और फिर घर वापस आ रहा है। तो पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप पॉजिटिव रहे टीचर्स के लिए। आपने सिखाना है अपने बच्चे को कि आपने अपने अध्यापक को किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल सहित स्टाफ मेंबर्स ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। उन टीचर्स को ऑनर किया जो टीचर्स, जिन टीचर्स से उन्होंने एजुकेशन ली, आज उन्होंने उनको याद किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी तरफ से आज के दिवस की अपने सभी कुलीग्स को, चाहे वो शिक्षा निकेतन के हैं या कहीं भी हैं, हमारे इस विभाग को, टीचर विभाग को, पूरे विभाग को बहुत बहुत मुबारक। रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वॉरियर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जम्मू में एक बैठक हुई, जिसमें सेवानिवृत्त जवानों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक पूर्व आईजी बीएसएफ राजेश शर्मा ने सरकार से तमाम राज्यों में सैनिक वेलफेयर बोर्ड की तर्ज पर अर्धसैनिक बल वेलफेयर बोर्ड के गठन करने की मांग की, ताकि पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवानों को पेश आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके।
सरकार ने सभी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को एक्स सर्विसमैन का ओहदा मतलब दर्जा दे दिया है और स्टेटों को भी आग्रह किया है कि उनकी बाकी आर्म फोर्सेस की तरह उनकी भी मदद की जाए। और हम चाहेंगे कि एक अर्धसैनिक बोर्ड जो है वो स्टेटों में बनाए जाएँ और उनकी दुख तकलीफ़ों को एड्रेस करने का एक माध्यम बनाया जाए, वो भी नहीं है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम है इनकी कैंटीन फैसिलिटी हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, वो टाइम टू टाइम के जो पे एन एजेंसीज एंड पेंशन के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं वो भारत सरकार तक या आगे सरकारों तक पहुँचाना है, उसके ऊपर भी हम गौर करेंगे और जो वाजिब प्रॉब्लम है उनको भी। नॉन गैजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि वह अपनी पेंशन और अन्य मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। साथ ही कहा कि उनकी मांगे पूरी होने के आस में उनके साथी जो है इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और कई बीमार पड़े हुए हैं। उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। हमारा मसला जो है पे अनोमली का 1996 से आज तक एज इट इज़ चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। वो क्योंकि हमारे आधे साथी इस दुनिया से चल बसे और कुछ बीमार बेडों पर पड़े हैं, तो हमें बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि इस मसले को एज इट इज़ मतलब रखा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। तो बाकी रही बात ये कि ये जो हमारे डीजी साहब ने सर्कुलर निकाले हुए हैं, नो बड़ी बॉदर एसपी SHO वगैरह जब भी किसी पुलिस ऑफिस में जाते हैं कोई भी उस पर कंसिडर नहीं करता है, तो हम आपके माध्यम से ये डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे और SP साहबान से ये बात कहेंगे कि उन सर्कुलर को फॉलो किया जाए ताकि जो रिटायरी जाता है कोई अपनी ग्रीवेंसेस लेकर उसके साथ जस्टिफाई किया जाए। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के साथ मुकाबला करने वाले पोर्टरों ने आज जम्मू में ऑल इंडिया पोर्टर यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पोर्टरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वो पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने सरकार से पोर्टरों को रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की है। डिमांडें जो हम रखना चाहते हैं केंद्र सरकार के आगे और कोर्ट के आगे कि हमें 3 में से एक चीज हमें मिलनी चाहिए। जहाँ तो जैसे हमारे 4 बंदे जिनको जॉब मिली है ऐसे हमको भी जॉब दी है, जितनी हमारी एज है, जो ओवरेज है उनको कोई पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी ये है जहाँ हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ कोई पैसा मिल जाए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोई कुछ नहीं तो पेंशन जो है वो हमें मिलनी चाहिए ताकि हम अपने घर का जो पालन पोषण बच्चों का जो हमें रोजगार जो हम कर सकें। गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 11 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन 21 सितंबर को होगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस त्योहार पर लोग भगवान गणेश की प्रतिमा घर में रखकर पूजा अर्चना करते हैं। इस त्योहार के करीब आते ही जम्मू में भी विभिन्न जगहों पर कारीगरों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाकर सजाई हुई हैं। इन कारीगरों की मुताबिक अभी उन्हें कोई खास खरीदार नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भगवान गणेश उन पर जरूर कृपा करेंगे और उनका काम अच्छा निकलेगा। शायद मेरे को लग रहा है कि भगवान की दया से गणेश जी की तरफ से मतलब जो पूजा करेंगे तो लग भी जाएगा। ये त्योहार कितने दिन का मनाया जाता है बताया कुछ आपको? ये 9 दिन का, 9 या कोई 10 भी दिन है। कब से स्टार्ट हो रहा है ये 10 से हो रहा है। हमारा नुकसान हो रहा है इस टाइम में, गिराक नहीं है हमारे, बहुत नुकसान हो रहा है, क्या करेंगे, गिराक भी नहीं है। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।